नमस्कार। आज से हम एथिक्स एंड इंटेग्रिटी की बात कर रहे हैं। एथिक्स एंड इंटेग्रिटी को यूपीएससी मेंस के सिलेबस में जीएस पेपर 4 कहा जाता है, जनरल स्टडीज पेपर 4। और इसको एक स्टैंड अलोन पेपर के तौर पर पढ़ा जाता है, जिसका कोई भी ओवरलैप प्रीलिम्स के साथ नहीं है। जीएस में की जाने वाली मेहनत आपको मेंस में ऐसे के पेपर में अच्छे नंबर लाने में मदद कर सकती है। इस पेपर का जो बेस है वो फिलोसॉफिकल नेचर का है, और एक ही क्वेश्चन के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से तमाम आंसर बन सकते हैं। इसी के लिए जब हम थ्योरीज पढ़ेंगे तो उसमें टेलियोलॉजी डियोंटोलॉजी के नाम से हम बेसिकली एक बाइफरकेशन पढ़ते हैं, जिससे ये पता चलता है कि किसी भी काम को करने की, जिसे जिसे हम कहते हैं कि कोई काम अच्छा है या बुरा है, ऐसा अच्छा या बुरा तय करने के दो नजरिए हो सकते हैं, दो पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं। पहला पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर उस काम को अच्छे रास्ते से किया जा रहा है तो उसको में कोई बुराई नहीं है। ठीक है। अब रिजल्ट उसका जो भी रहा हो, मगर हमने तो सही रास्ते से चल करके काम किया, काम अच्छा ही है, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है। और दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर रिजल्ट अच्छा आ रहा है, सबका भला हो रहा है, तो इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि हमने कौन से रास्ते से चल के काम किया था। ठीक है ना। तो ये गरीबी को हटाने के दो तरीके हो सकते हैं। या तो आप जो गरीब लोग हैं उन्हें आप मजबूत कर दीजिए, और या फिर उन्हें बहुत ही ज्यादा मजबूर कर दीजिए, है ना। दोनों तरीकों से गरीबी हट जाएगी। अब सरकार को तय करना है कि वो मजबूत करे या मजबूर करे। मजबूर करेगी, लोग मर जाएंगे, फिर आप काउंटिंग कराएंगे, गरीब कम निकल कर आएंगे जनगणना में। ऐसा ही होता है। ये तो मैंने आपको एक हंसी की बात कही। जब हम एग्जाम्पल लेंगे तो हम ऐसे चिंदी एग्जाम्पल नहीं करेंगे, हम अच्छे एग्जाम्पल्स नोट करेंगे। देखिए, जब हम बोल रहे हैं एथिक्स इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, तो तीन शब्द, इन तीनों का मतलब एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, और ये तीनों यूनिट्स हैं अपने आप में। ये सिलेबस की तीन यूनिट्स हैं। अभी हम पहले एथिक्स की बात कर रहे हैं। देखो, ऐसा है, हर इंसान की सही या गलत की अपनी एक पहचान, अपनी एक समझ होती है। ये काम मैं करूंगा या मैं नहीं करूंगा। और इस समझ के पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। जैसे उस इंसान का जन्म कहाँ पर हुआ है, वो किस एरिया में उसका बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुआ है, किन परिस्थितियों में उसे पाला गया है। दूसरा, उसके घर का एनवायरनमेंट कैसा है, उसके पेरेंट्स किस नेचर के हैं। इसके अलावा वो किस धर्म को मानता है, उसके रिलीजियस बिलीफ सिस्टम कैसा है, किन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स में वो रहा है। ठीक है। कल्चरल, उसका जो एस्पेक्ट है वो क्या है। तो ऐसे तमाम फैक्टर्स होते हैं जिससे हमारी सही या गलत की पहचान होती है किसी भी काम को करते टाइम। अब जो इंसान एक वेजिटेरियन फैमिली में जन्मा है, उसके लिए जानवर को मार देना ये बहुत ही गलत काम है, ये इमोरल है। किसी जानवर की हत्या कर देना, वो कहेगा अरे मत मारो नरक में जाओगे, जबकि हो सकता है उसका पड़ोसी जो है वो नॉन वेजिटेरियन हुआ। ठीक है। तो जहाँ एक वेजिटेरियन इंसान ये कह रहा है कि जानवर को मत मारो नरक में जाओगे, और उसका पड़ोसी तो नॉनवेज खा रहा है, वो तो नरक में अभी तक नहीं गया, हो सकता है वो हमसे ज्यादा अच्छी जिंदगी जी रहा हो। ये वाली बात है ना। तो मैं किस चीज को सही या गलत मानता हूँ, इसमें मेरे अपने पर्सनल बहुत सारे फैक्टर्स काम आते हैं। हाँ, कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं कह रहा हूँ ना। इसका 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 मैं आपको दूसरा एक और, आपको एक एग्जांपल दूं। जैसे अल्कोहल है, शराब। अब वेस्टर्न कंट्रीज में जाएंगे, अभी इन्होंने ज्योग्राफी की बात की, वेस्टर्न कंट्रीज में बियर पानी की तरह पी जाती है। ठंड इतनी ज्यादा है और पेयजल की कमी है, बियर पी जाती है, या और शराब पी जाती है, रम पी जाती है, विस्की पी जाती है। ठीक है। क्योंकि सर्दी को दूर भगाना है। वहां पे सर्दी मतलब हंसी मजाक वाली सर्दी नहीं है, वहां पे बहुत ही ज्यादा सर्दी पड़ती है।
जबकि जो गल्फ कंट्रीज हैं, जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, हमारे जो सऊदी है, ओमान है, कतर है, वहां शराब पीना हराम बताया गया है, जेल हो जाती है। आप शराब पीते हुए पकड़े जाएंगे, आपको जेल में डाल दिया जाएगा। हालात इतने हद तक आगे हैं वहां पे कि उनके एयर स्पेस में जैसे एक फ्लाइट दाखिल होती है तो वो पैसेंजर्स के हाथ में से शराब का ग्लास वापस ले लेते हैं। तो शराब पीना सही या गलत क्या है? शराब पीना एक अपने आप में वो एक बस टास्क है, एक काम है शराब पीना। मगर मैं उसे पीऊंगा या नहीं पीऊंगा, ये मेरा अपने मोरालिटी है, ये मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है। ठीक है। और जब ऐसे ही पर्सनल विचारों को, ऐसे ही मॉरल्स को एक सेट ऑफ गाइडलाइंस में बना दिया जाता है तो उसको एथिक्स कह दिया जाता है। तो मॉरल्स का लेना देना एक व्यक्ति से होता है, और मॉरल्स पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, मॉरल्स का लेना देना एक इंडिविजुअल से है। आपके अपने मॉरल्स हो सकते हैं, आपके अपने गुण हो सकते हैं, मगर वही जब मॉरल्स एक सोसाइटी के तौर पर एक सेट गाइडलाइंस बन जाती हैं, उसको एथिक्स कह दिया जाता है। तो मॉरल ब्रेक करना ये इंडिविजुअल लेवल की घटना है, और एथिक्स को ब्रेक कर देना, एथिक्स को वायलेट करना, ये सोसाइटी लेवल की घटना होती है। और उसको इसीलिए एथिक्स को वायलेट करना एक बहुत बड़ा बहुत से जगहों पे जुर्म माना जाता है। अगर आप उसे रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसे आप पाप कह सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो जाती है। ठीक है। एक चीज मैं आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये भी क्लियर कर दूं कि क्राइम में और सिन में एक डिफरेंस होता है, अपराध में और पाप में एक डिफरेंस होता है। हम ये कहते हैं कि झूठ बोलना पाप है। ठीक है। तो झूठ बोलना पाप भी है, और सरकार ने ये भी कह रखा है कि झूठ बोलना अपराध भी है। मगर वो कुछ ही जगहों पर है अपराध, सब जगह झूठ बोलना अपराध नहीं। अगर आप डिप्लोमेट हैं, या आप किसी ऐसी सर्विस में हैं जहां पर अपने देश को बचाने के लिए आपको झूठ बोलना पड़ रहा है, आप एक बार नहीं 1000 बार झूठ बोलिए, आपको कौन रोकने वाला है? ठीक है। तो पाप की जो परिभाषा है वो उसका नाता हमारे रिलीजन से, हमारे रिलीजियस बिलीफ से होता है। और क्राइम का जो नाता होता है वो सीधा सीधा हम जिस लैंड में रह रहे हैं, जिस टेरिटरी में रह रहे हैं, वहां का लॉ ऑफ द लैंड क्या कहता है, उससे क्राइम तय होता है। अगर वो क्राइम नहीं है वहां पर, तो फिर आपको कोई पकड़ने वाला नहीं है। और पाप का संबंध तो अपने इंडिविजुअल तक ही होता है। हाँ बिल्कुल, क्राइम इज ऑब्जेक्टिव एंड सिन इज सब्जेक्टिव। सिंपल शब्दों में अगर हम इसको ऐसे कह सकते हैं। जैसे दूसरी बात मैं बोलूं, अब मैंने आपसे कहा कि एक वेजिटेरियन इंसान है, और जानवर मारना तो पाप है ना उसके लिए, भगवान को क्या मुंह दिखाएगा वो जा करके। मगर जो जानवर रोज काटे जा रहे हैं वो अपराध तो नहीं है? अपराध तो नहीं है। भाई मटन की दुकानें तो खुली हुई हैं, देखे ना, बकरे कटे हुए टंगे रहते हैं दुकान पर। वो अपराध होता तो वो क्यों कटे हुए रहते? पकड़ के बंद कर दिया जाता उन लोगों को भी। तो बकरा काटना अपराध नहीं है, इट्स नॉट अ क्राइम। कुछ लोगों के लिए वो सिन हो सकता है, पाप हो सकता है, क्यों नहीं? सर वॉइस चली गई, वॉइस। तो मैंने अभी आपको जो है दो कॉन्सेप्ट बताए हैं। फर्स्ट इज मोरालिटी वर्सेस एथिक्स, अभी हम इसको लिखेंगे, प्रॉपरली लिखेंगे। एंड सेकंड इज सिन वर्सेस क्राइम। ठीक है। जैसे लगभग हर रिलीजन में ये कहा गया है कि अपनी रक्षा में आप किसी को मार सकते हो। अगर आपके ऊपर खतरा मंडरा रहा है और आपको लग रहा है आपकी जान जाएगी, तो अपनी रक्षा करने में और सामने वाले को मार देने में कोई बुराई नहीं। ठीक है। मगर अगर आप किसी को मार ही दें तो फिर कार्रवाई तो होगी कानून की, कानून की कार्रवाई तो होगी, आप उससे बच नहीं सकते। आप ये कह दें कि सामने वाले से मुझे डर लग रहा था या मुझे ये मारने आ रहा था और आपने उसे निपटा दिया, तो ऐसा आप बच नहीं सकते। तो यद्यपि वो सिन नहीं है,
वो पाप नहीं है, तो अपराध है। इस बात को समझना होगा। ठीक है, तो हमारा जो रिलीजन है, हमारा जो कल्चर है। अच्छा, दूसरी एक चीज मैं बोलूं, ड्रेसिंग सेंस। हम किस तरीके के कपड़े पहन करके कहाँ जाते हैं। ठीक है, आप वेस्टर्न कंट्रीज में जो पहनने वाली ड्रेसेस हैं, अगर आप उन्हें एशियन कंट्रीज में पहनेंगे तो थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। खास तौर पर गल्फ कंट्रीज में अगर वो ड्रेसेस पहनी जाएंगी तो जेल जाएंगे। ठीक है, जबकि यूरोप में और अमेरिका में तो सब कुछ अलाउड है, सब कुछ अलाउड है। ठीक है ना। तो क्या होता है कि जो एथिकल कंडक्ट है, हम किस चीज को एथिकल बोलेंगे या किस चीज को हम अनएथिकल बोलेंगे, ये तय इस बात से होता है कि जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं उस सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स क्या हैं, वहाँ के लोग कैसे हैं। इसीलिए लेवल ऑफ इंटेलेक्ट, या जैसे हम बोलते हैं ओपन माइंडेडनेस, कि वो कितने खुले विचारों के लोग हैं, इससे भी ये तय होता है। ठीक है ना। आप देखना, भारत जैसे देश में ही एक विद इन अ कंट्री आपको ऐसे बहुत से परिवार मिल जाएंगे। आप नॉर्थ इंडिया में जाएंगे जहाँ पे लड़कियों की जब शादी होती है तो उनको केवल साड़ी पहननी होती है, उनको सूट पहनना भी अलाउड नहीं। ठीक है, जीन्स और बाकी वेस्टर्न ड्रेसेस तो भूल जाएं। अब जीवन बीत जाता है, उन्हें साड़ी ही पहननी होती है। अभी वो मैनेज कर पा रही हैं या वो नहीं कर पा रही हैं, इस बात से किसी की रुचि नहीं है, कोई उनसे पूछता भी नहीं है, उन्हें करना है ऐसा। ठीक है, और इसी देश में, उसी नॉर्थ इंडिया में हो सकता है आपको ऐसे भी परिवार मिल जाएंगे जहाँ पे वेस्टर्न ड्रेसेस धड़ल्ले से पहनी जा रही है, कोई मुश्किल नहीं है। तो क्या है, उस सोसाइटी के एथिक्स। लोग क्या कहते हैं, अरे ऐसे कपड़े मत पहनो, ये तो गलत कपड़े हैं। गलत कुछ नहीं है। क्या वो जो वेस्टर्न ड्रेसेस पहन रही हैं वो क्या महिलाएं हैं? क्या वो क्या उनका उनका कैरेक्टर खराब है क्या? इस बात से कैसे कहते हैं? मगर एथिक्स है। जिस समाज से आ रहे हैं, जिस सोसाइटी से आ रहे हैं, वहां का अपने सेट ऑफ गाइडलाइंस है, उसको मान लो, अच्छी बात है। अच्छा, एक प्रॉब्लम ये बड़ी भारी आ जाती है कि एथिक्स को तो मानना ही पड़ता है। जब आप एथिक्स को मानते नहीं हैं तो सोसाइटी में आपकी एक्सेप्टेबिलिटी कम हो जाती है। इसीलिए बहुत सी बार ये होता है कि हमारे पास रूल्स एंड रेगुलेशंस तो हैं, मगर हम उनको अप्लाई नहीं करा पा रहे हैं ऑन द ग्राउंड, क्योंकि एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। जिसके मैं आपको दो एग्जांपल्स दे सकता हूँ। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये कहा कि सबरीमाला मंदिर में महिलाओं की एंट्री को अलाउ कर दिया जाए। वो आज तक नहीं हो पाया काम। इसके पीछे का एकमात्र कारण है सोसाइटल बिलीफ्स या सोसाइटल सेट ऑफ गाइडलाइंस। नहीं जाएंगी महिलाएं, नहीं जाएंगी। और इवन लेडीज खुद नहीं जा रही हैं। कोई उन्हें रोक रहा है ऐसा ही नहीं है, लेडीज खुद भी नहीं जा रही। पॉलिटिकल या किसी प्रेशर ग्रुप से कहीं से केस हुआ, केस लड़ा गया, उसका फैसला आ गया, वो सारी चीजें अब सेटल हो चुकी हैं। इसके बावजूद भी अभी कोई नहीं जा रहा है। तब फिर तो इसको हम क्या कहेंगे कि अभी हमारे एथिक्स जो हैं वो हमें अलाउ नहीं कर रहे हैं। लॉ ने तो अलाउ कर दिया है, जाओ, कोई नहीं रोक सकता आपको, मगर फिर भी औरतें नहीं जा रही हैं। ठीक। दूसरी बात, हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि दो लड़के या दो लड़कियां आपस में उनके संबंध हो सकते हैं, जिसको उन्होंने कहा सेम सेक्स रिलेशन। हालांकि अभी मैरिज की इजाजत नहीं मिली है, मगर वो रिलेशनशिप को भी कौन अभी वो उसको रिकॉग्नाइज करेगा, क्योंकि अभी सोसाइटी तैयार नहीं है। सोसाइटी उसे अनएथिकल मान रही है, क्योंकि उसे किसके प्रिज्म से देखा जा रहा है, रिप्रोडक्शन के प्रिज्म से देखा जा रहा है, कि अगर ये शादी इनकी हो भी जाएगी तो आगे संतति कैसे चलेगी, आगे अगली पीढ़ी कैसे पैदा होगी। ठीक है ना। तो सोसाइटी ने अपने एक सेट ऑफ गाइडलाइंस बना रखा है, उनके स्टैंडर्ड्स हैं, उसके अकॉर्डिंग आप चलोगे वेल एंड गुड, नहीं चलोगे तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। ठीक है। सोसाइटी के विरुद्ध बोलने पर ही ईसा मसीह को उनकी उनकी जान चली गई थी, उन्हें सूली पे लटका दिया गया। सोसाइटी के विरुद्ध बोलने पर ही पैगंबर मोहम्मद को और उनके परिवार को बहुत कष्ट झेलने पड़े। ठीक है। गौतम बुद्ध का केस थोड़ा सा डिफरेंट है, इन द सेंस उनको किसी ने कष्ट नहीं दिया। सही, कोशिश की थी।
नहीं, उस सेंस में कभी नहीं हुआ, उस सेंस में नेवर। कभी उनको मारने का प्रयास, ये नहीं इतिहास मिलता है। ईसा मसीह को मार दिया गया था, कीलें ठोक दी गई थी उनके शरीर में, क्योंकि एथिक्स गवाही नहीं दे रहे थे उस बात की जो बात वो कह रहे थे। ठीक है ना। तो हम लोग अब इस टॉपिक को पढ़ेंगे। अच्छा, मैं यहाँ पर एक आपको एक बात और क्लियर कर दूं कि हमारे एक्शंस चार तरीके के होते हैं। मेरी बात पर ध्यान दो, ये सब तो चलता ही रहेगा। अभी बस आधे घंटे की बात और रह गई। हमारे एक्शंस को हम चार तरीके के बोल सकते हैं। दे आर मॉरल, दे आर इमोरल, दे आर नॉन मॉरल एंड दे आर ए मॉरल। ठीक है, मैं लिखवा दूंगा, कंफ्यूजिंग हो सकता है, मगर मैं कोई भी अच्छा काम कर रहा हूँ, ठीक है, सोसाइटी भी उसको मान रही है और मैं खुद भी मान रहा हूँ। सोसाइटी माने या ना माने, वो मेरे लिए अगर बढ़िया चल रहा है, वो मॉरल एक्शन। ठीक है। मैं कोई भी ऐसा काम कर रहा हूँ जो गलत है, जिसमें आगे जाके मुझे मालूम है प्रॉब्लम हो सकती है। क्यों कहते हैं झूठ मत बोलो? क्योंकि एक झूठ को छुपाने के लिए अनेक झूठ बोलने पड़ते हैं, बोलने ही पड़ते हैं, और वो आपकी सारी गाड़ी को इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देगा कि आप मुश्किल में पड़ जाओगे, आपकी इमेज खराब हो जाएगी। ये है ना। तो कोई भी ऐसा काम करना जिसमें मुझे मालूम है कि प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा और ये गलत है, ऐसा एक्शन इमोरल एक्शन कहलाएगा। नॉन मॉरल एक्शन कौन सा होता है? जिसका अच्छाई या बुराई से कोई लेना देना नहीं है। जैसे आज मैं कोचिंग आने से पहले मैंने इस सफेद रंग की शर्ट पहन ली, तो मैं इसकी जगह नीली पहन लेता, काली पहन लेता, इस बात से कोई फर्क पड़ रहा है क्या? मैं पैरों में जूते पहन के आ गया, स्पोर्ट्स शूज पहन लूं, लेदर शूज पहन लूं, इससे क्या लेना देना है? नॉन मॉरल। इस बात का मोरालिटी से कोई लेना देना नहीं है, तो उसको नॉन मॉरल कर दिया गया है। और ए मॉरल एक्शन वो होता है जो अज्ञानता में होता है। जैसे छोटा बच्चा अपने पिताजी के मुंह पे एक बजा देता है, रोज ही बजाते हैं, ठीक है ना भाई। मेरी बहन का जो बच्चा है, छोटा लड़का है, भांजा है, उसने कितनी दफा मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा, मेरा चश्मा गिर गया, दो तीन बार टूटा, नया बनवाना पड़ता है इमीडिएटली। हम उससे कुछ कहेंगे क्या पलट के? कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि वो ए मॉरल एक्शन है, वो छोटा बच्चा है, उसके हाथ चलाने की आदत है, आप उसके रेडियस में आओगे तो आप पिटोगे, आप उससे दूर रहो। ठीक है ना। अबे, जैसे एक बेचारा कोई इंसान है, थोड़ा मेंटली चैलेंज्ड है, आप उसको छेड़ोगे, वो आपको पत्थर मारेगा, फिर आपके सिर से हेड इंजरी हो गई, तो फिर क्या है वो? इट इज ए मॉरल एक्शन। वो तो साइकोपैथ है ना, उसको क्या मालूम है? या आपने नहीं भी छेड़ा तब भी उसने आपको मार दिया। पागलों को कभी सजा नहीं दी जाती है, पागलों को पकड़ के बंद कर दिया जाता है, उनके इलाज करने की कोशिश की जाती है अगर पॉसिबल है। वैसे यूजुअली जो इतने एक्सट्रीम लेवल होते हैं उनमें इलाज हो नहीं पाता है। ठीक है ना। जब अंग्रेजों ने पागल खाना आगरे में बनाया था, कभी आगरा गए हैं आप लोग? आगरा में मेंटल हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा है वो। ठीक है। तो मजे की बात है कि मैं, मेरे जो घर के पास में ही है वो। तो आगरा में कभी आप जाएंगे, बहुत बड़ा पागल खाना है। अब उसमें क्या था पहले ना, वो बोलते थे उसको, वार्ड नहीं बोलते, नहीं नहीं, उसके अंदर जो जो जहाँ पे पागल लोगों को रखा जाता था उनको बैरक बोला जाता था या कुछ तो बोला जाता था। जो सेंट्रल जेल में जैसे कैदियों को रखा जाता है, ठीक है, चैम्बर नहीं, बैरक ही बोलते थे, बैरक बोलते थे। फिर बाद में अभी एक वहां के डायरेक्टर आए, उन्होंने उसका नाम बदल के वार्ड किया। उन्होंने कहा ये कोई अपराध ही नहीं। अंग्रेजों के टाइम में जो कानून था उसमें पागल होना एक अपराध होता था। आप पागल हैं, आपने अपराध किया, आप जेल जाएंगे। हाँ, तो उनको बंद कर देते थे। तो जो पागल होना अपराध है, ये तो अंग्रेजों का दिमाग था। पहले आत्महत्या कर लेना अपराध बताया गया था इंडियन पिनल कोड में। सुसाइड कर लेना, अगर आप बच गए, आपने प्रयास किया और सफल नहीं हुए, तो पुलिस उठा के ले जाए। अरे यार, वो इंसान ऑलरेडी परेशान है। सोचो, देखो, एक बात कही जाती है कि जो इंसान खुदकुशी करना चाह रहा है ना, वो कुछ भी चाहेगा, मगर मरना उसकी पहली पसंद नहीं है। जो इंसान खुदकुशी, जो अपने आप को खत्म करना चाह रहा है, वो कुछ और चाह रहा है। अगर उससे बात की जाए तो वो मरना नहीं चाह रहा है, मरना तो अब विवश हो गया है वो, अब वो करे क्या बेचारा? ऐसे केस में उसे पकड़ के पुलिस ले जाए, तो आपने उसका काम और ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। ठीक है ना। मुझे एक सोफी
कि कहानी याद आती है, इंग्लिश में मैंने पढ़ी थी। सोफी की आदत थी, सोफी कुछ करता धरता नहीं था, वो ऐसी सड़कों पर घूमता रहता था। तो जब सर्दियों का मौसम आता था तो सोफी एक अपराध कर देता था, तो जेल चला जाता था। अब जेल में उसे कंबल मिलेगा, खाना मिलेगा, मौज से रहेगा वो, और उतने में सर्दियां कट जाएंगी और वो रिहा हो जाएगा। ये अब पुलिस को ये बात पता चल गई। अब सोफी गया थानेदार के सामने कि मैंने अपराध किया है। थानेदार ने कहा नहीं, तुम्हारे सारे अपराध माफ है। अब सोफी रोया पैर पकड़ के, साहब मुझे बंद कर दो, मैं तो मर जाऊंगा इस सर्दी में, मैं बाहर क्या करूंगा। उसने थानेदार को ही मारा, किंतु कुछ हुआ नहीं उसका। तो सोफी की कहानी मुझे याद आती है। ऐसे पहले पागलों के साथ करते थे, आज के टाइम में ये सब सिस्टम खत्म है। किसी भी ऐसे व्यक्ति का जिसने जो काम किया है उस पर उसका वश नहीं है, तो उसके द्वारा किया गया काम जो है वो इमोरल नहीं हो सकता, वो ए मॉरल होता है। आपके आपको देखो, आपको तैरना आता है और आपके सामने कोई व्यक्ति डूब रहा है, आप उसे नहीं बचाएंगे तो इमोरल है। और आपको खुद को ही तैरना नहीं आता और कोई डूब रहा है, तुम उसे नहीं बचा पाए, तो ये मॉरल हुआ ना यार। अभी तुम खुद भी तो, एक मर रहा था दो मरते, लोग हंसते, और लोग हंसते, लोग कहते क्या जरूरत थी भैया डूबने की, हीरो बनने की जरूरत क्या थी। मुझे तैरना ही नहीं आता, या या ट्रेन आ रही है सामने से और आपने देखा उस व्यक्ति को, आप बचा सकते हो तो बचा लो, और ट्रेन इतनी नजदीक आ गई कि मरोगे तो तुम खुद भी मरोगे, पागल कहलाओगे। मतलब देखो भैया, ऐसा है, ये मेरा मेंस का टॉपिक है, मुझे केवल 30 क्लास मिली है। जितना डिले होगा तुम्हारे से पैसा लिया जाएगा, फिर मैं तो अपना पेमेंट पूरा लूंगा। अब तुम दोनों लोग तय कर लेना, अब देख लो। सब्जेक्टिविटी कुछ नहीं होती है, मुझे 30 क्लास मिली है। सुनो, एथिक्स एंड मोरालिटी में मैंने आपको बता दिया है। इसमें एक चीज और ये भी है कि मोरालिटी इज अ सब्जेक्ट मैटर, और उसका स्टडी करने को हम एथिक्स बोलते हैं। एथिक्स माने हम पढ़ रहे हैं, किसी चीज को हम पढ़ रहे हैं, और क्या पढ़ रहे हैं, तो मॉरल्स को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट मैटर जो है वो मॉरल प्रोवाइड करा रहा है। सोसाइटी जो है वो लोगों से मिलकर ही तो बनी है। लोग कोई कोई सोसाइटी कोई बाहर से आया एलियन कॉन्सेप्ट तो है नहीं। हम सब एक साथ रह रहे हैं, और हम सब प्यार से रहे, मोहब्बत से रहे, इसलिए हमने अपने अपने कुछ राइट्स को गिव अप किया है। और हमने एक एजेंसी क्रिएट की है जिसे हमने अथॉरिटी कह दिया है, या सरकार कह दिया है। हमने अपने हक, जैसे फैसला करने का हक, हमने सरकार को दिया है। अगर हम सब खुद ही फैसला करने लगे तो जंगल बन जाएगा ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, फिर वो तो मारेगा पकड़ के। और तुमने उसको कुछ कहा, और उसकी लाठी भी थी, उसी की भैंस थी, समझ रहे हो ना, तो मुझसे मुश्किल हो गई ना। अभी राजस्थान की असेंबली में उन्होंने एक ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता पढ़ दी, और बहुत बवाल मच गया राजस्थान की असेंबली में। उसका नाम है ठाकुर का कुआं। ओम प्रकाश वाल्मीकि की लिखी हुई कविता है ठाकुर का कुआं। वो कभी पढ़ना आप लोग, मैं नहीं पढ़ूंगा क्योंकि उससे बहुत से लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाते हैं, मैं वो करना नहीं चाह रहा। मगर ठाकुर का कुआं जो कविता है वो बिल्कुल इस चीज को दर्शाता है कि जिसकी लाठी है उसी की भैंस है। ऐसे में हमारे ऊपर एक अथॉरिटी है जो चेक एंड बैलेंस का काम करती है। अगर हम अपनी लिमिट को क्रॉस करेंगे तो वो अथॉरिटी हमको लिमिट में लाने का काम करेगी। इसीलिए सोसाइटी चल रही है। तो वो जो अथॉरिटी है उसने कलेक्टिवली ये बताया हुआ है कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है, बस उसी को ही हम एथिक्स कहते हैं। सिंपल। ठीक है, और उसी का इंडिविजुअल एस्पेक्ट वो हो गया आपके मॉरल्स। जैसे आप डॉक्टर हैं और आप फ्लाइट में ट्रेवल कर रहे हैं, और अचानक से ऐसा हुआ कि जिस समय फ्लाइट ने टेक ऑफ किया किसी इंसान को बहुत ज्यादा घबराहट हो गई, ऐसा लग रहा है कि इसको शायद हार्ट अटैक पड़ा है या कुछ हुआ है और इसकी जान जाने वाली है। तो जो ऑन बोर्ड जो स्टाफ है, जो क्रू मेंबर्स हैं, वो लोग अनाउंस करते हैं कि क्या कोई डॉक्टर है यहाँ पर। तब आप डॉक्टर हैं, आपका ऐसा कहीं मेंशन नहीं है, ना आपके टिकट पे कहीं लिखा है, ना कहीं है, किसी को नहीं पता कि आप डॉक्टर हैं। मगर आप जानते हैं कि आप इलाज कर सकते हैं उस इंसान का। अब ये आपकी मोरालिटी है ना, कि आप उसका इलाज करें या ना करें। आप उठ के जाएं अपनी सीट से, उसको चेक करें, उसको कुछ देखें भाई, उसको होश में लाने की कोशिश करें। नहीं करोगे मर जाएगा वो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, रोज लोग मर ही रहे हैं, एक और सही। तुम्हारे ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा, तुम्हारा लाइसेंस भी रद्द नहीं होगा।
तुमने आराम से अपनी सीट पे तुम बैठे थे, टेक ऑफ किया, लैंड हो जाओगे, वो मर गए भाई साहब, उनका समय आ गया था, मान लिया जाएगा यही, और आप फ्री हैं। मगर वो तुम्हारे ड्यूटी टाइम में वही आदमी हॉस्पिटल आया था ना, उसको कार्डियक अरेस्ट हो रहा था या, और तुम डॉक्टर साहब मिले नहीं ड्यूटी पे, फिर देखो गवर्नमेंट तुम्हारे साथ क्या खेल करेगी। ये होता है। अब आप समझ रहे हैं ना एथिक्स और मोरालिटी का अंतर। कि आप एथिक्स को ब्रेक करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। एक बार की बात है, मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है, डीएम साहब के यहाँ उनके घर पे कुछ पार्टी थी। अब पुराना यूपी तो आपको ध्यान ही होगा, आप में से मुझे नहीं मालूम कितने लोग गए होंगे। यूपी की हालत मतलब इतनी बदहाल थी कि हम क्या ही बताएं उसको, हम शब्दों में तो नहीं बोल सकते हैं। यूपी उस स्तर तक पिछड़ा हुआ था। गवर्नमेंट लेवल से तो भूल ही जाओ कोई सपोर्ट था कि क्या था। डीएम साहब के परिवार में उनके आवास पे फंक्शन हुआ, उनके घर वाले लोग आए हुए थे, उनके किसी खास रिश्तेदार की रात में तबीयत बिगड़ी होगी 1-1:30 बजे के करीब, उनको कुछ शायद गैस्ट्रिक अटैक हुआ या कुछ। अब वो पहुंचे वहां जिला अस्पताल लेकर के डीएम साहब अपनी गाड़ी में ही, हेलो एम्बेसडर चलते थे डीएम के लिए, और वहां से डॉक्टर गायब। वो तो उनकी तो आदत ही है, होता ही कौन है, इमरजेंसी में कोई नहीं। उन्होंने एक दो कमरे देखे, उसमें कोई नहीं, सब सो रहे हैं या कोई है ही नहीं, गायब है। उन्होंने वहीं के वहीं सीएमओ को बुला लिया, चीफ मेडिकल ऑफिसर जो जिले का होता है। उसने कहा अभी तो आप पहले इनका इलाज कराओ, और ब्रह्म मुहूर्त में इन सबका सस्पेंशन लेटर तैयार करो, दिन निकलने से पहले पहले ये सब निलंबित होने चाहिए। और हुए कोई रोक भी नहीं पाएगा, क्योंकि आपने एथिक्स को ब्रेक कर दिया ना। एथिक्स क्या कहते हैं भाई, जिला अस्पताल अगर सरकार ने बनाया है तो सोसाइटी आपसे क्या एक्सपेक्ट करती है कि हॉस्पिटल में डॉक्टर मिलेंगे, और डॉक्टर हॉस्पिटल में नहीं मिलेंगे तो और कहाँ मिलेंगे, चौराहे पे खड़े मिलेंगे क्या। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, मुझे कुत्ते ने काट लिया एक दिन, इवनिंग वॉक पर था, हमें अस्पताल में गया, उन्होंने कहा हमारे पास तो ये रेबीज का इंजेक्शन नहीं है, आप बाहर से खरीद लाओ। तो मैंने कहा ठीक है। फिर जब मैं निकलने लगा, अब आप बाहर से खरीद ही रहे तो लगवा भी वही लेना। तो मैंने कहा हाँ भाई बात तो ठीक ही है, अब मैं क्यों लौट कर आऊंगा यहाँ तक। पर फिर मैंने कहा कि मैंने मैडम अब उससे राह ही नहीं है, तो एक तो इंसान घायल, कुत्ते ने काट लिया, खून बह रहा है पैर में से, दवाई भी तुम बाहर ही खरीद लो, वहीं लगवा भी लेना। तो मैंने आप यहाँ बैठी क्यों है ये तो बता दो। तो उसे कोई मेरी बात का जवाब समझ में आया नहीं, चुप रही। अब फिर वो लेडी थी, अब मैं भी क्या ही बोलूँ, कोई उनकी जगह आदमी होता हम बात करें उससे। ठीक है, अब चुपचाप आ गए। फिर मैं प्राइवेट में गया, वहां तो वो गया मेरा बिल अच्छा खासा। उन्होंने कहा 5 दिन आना पड़ेगा, 700 रुपए का मेरे ख्याल में इंजेक्शन होता था। फिर वो उनके मेडिकल चार्जेस अलग होंगे। फिर तो डॉक्टर ही होते हैं, भगवान तो होते ही है, मगर भगवान के यहाँ फिर आपको भेंट तो चढ़ानी पड़ती है। हाँ, सर आवाज चली गई आपकी फिर से। राइट। देखो जब भी एथिक्स ब्रेक होगा तो एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। एक्शन इसलिए लेना पड़ेगा क्योंकि आपने किसी गलती करने वाले को अगर सजा नहीं दी तो वो आइंदा करेगा, और उसको देख देख कर दूसरे लोग भी गलत काम करेंगे। अभी महाराष्ट्र में एक केस देखने को मिला, पूना में, एक लड़का, उसने खूब शराब पी ली। ठीक है, फिर वो गाड़ी लेकर निकला और उसने रौंद दिया। पुलिस कह रही है निबंध लिख दो, जैसे आईएएस बनाएगी इसके बाद, निबंध लिखवाने का 300 शब्दों का निबंध लिख के जमा कर दो और घर चले जाओ बेटा तुम। वो तो मर गया, वो परम धाम चला गया, और तुम निबंध लिख दो, तुम अपने घर चले जाओ, फ्री हो गए सब लोग अपने अपने कामों से। फिर बाद में जब गवर्नमेंट लेवल से, जब सचिवालय लेवल से एक्शन हुआ, तब उनका बुलडोजर चला, और फिर क्या क्या हुआ वो तो बात की बात है। एनीवे, देखो ऐसा होता है कि अगर इस लड़के पर एक्शन नहीं होता तो ऐसे रईस लोगों की बिगड़ी हुई जो संतानें हैं उनको एक इंसेंटिव मिलता कि हाँ भाई हम भी ये काम कर सकते हैं। अगर कोई लड़का 45 मिनट के समय अवधि में लगभग 50,000 रुपए का उसका बिल बन रहा है, शराब का, खाने पीने का, 50,000, मैं नहीं जानता, मुझे आज तक भी पूरी पॉकेट मनी मिली होगी अपने घर से।
जितनी उस लड़के ने 45 मिनट 50 मिनट में खर्च कर दी। और 12वीं पास किया है या नहीं किया है अभी मालूम नहीं। ठीक है ना। एथिक्स और इमोरल नहीं, एथिक्स और अनएथिक्स ये होता है। मॉरल और इमोरल होता है। मॉरलिटी और इमोरलिटी आपके इंडिविजुअल लेवल पर होती है। अभी मैं जब लिखवाऊंगा तब आपको कॉन्सेप्ट उसका क्लियर हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि कोई व्यक्ति अच्छा काम करेगा, और ये आगे फिलोसोफर्स ने भी कहा हुआ है, इसको मैं जब लिखवाऊंगा आपको। कोई व्यक्ति अच्छा काम करे, और इस बात को गांठ बांध लेना, जब आप ब्यूरोक्रेट भी हो, कोई भी ऑफिसर बनो या कुछ भी बनो लाइफ में, कोई इंसान अच्छा काम करे उसे प्रेज जरूर करो, और उसके सामने उसकी तारीफ करो। आप पीछे से भी करो, सबके सामने भी करो। इससे दूसरों को भी पता चले कि भाई ऐसा अच्छा काम करना होता है, हम भी करें, सब लोग उससे मोटिवेट हो। ठीक है। और जब कोई गलती करे तो उसको सजा भी जरूर मिलनी चाहिए, मगर सजा किस आधार पर दी जाएगी, वहां पर एक्शन आता है। मॉरल एक्शन, इमोरल एक्शन, एमोरल एक्शन और नॉन मॉरल एक्शन। इतना आप में समझ होनी चाहिए। जिस इंसान को खुद को तैरना नहीं आता, वो अगर किसी की डूबते की जान नहीं बचा पाया, तो आप उसको सजा नहीं दे सकते हैं। उसको खुद को ही नहीं आता है। ठीक है ना। अभी क्या है ना, ट्रेन का ड्राइवर है मान लो, जैसे कोरोमंडल एक्सप्रेस का एक्सीडेंट हुआ था बालासोर में, बालेश्वर में, उड़ीसा में। पॉइंट्स मशीन में खराबी पाई गई थी। पॉइंट्स मशीन का मतलब होता है, जैसे दो ट्रैक जा रहे हैं, दो ट्रैक जा रहे हैं, एक ट्रैक ये चल रहा है और दूसरा ट्रैक उसके पैरेलल ये रन कर रहा है। ठीक है ना। और मान लो यहाँ पर स्टेशन है आगे या कहीं पे, और इसी ट्रैक को इससे कनेक्ट किया जाएगा। ठीक है, ऐसे कनेक्ट होते हैं। तो ये जो लाइन है ये दोनों ट्रैक के बीच में चलती रहती है, ये पॉइंट मशीन कहलाती है। ये ऑटोमेटिक भी होती है और मैनुअल भी होती है। वो लीवर खींचता है तो पॉइंट सेट हो जाता है। उसको ट्रेन को एक रूट से दूसरी पटरी पे भेजना है, तो वो उसके बीच का ये जो पार्ट है ऐसा ऐसा चलता रहता है। मगर मान लो किसी टेक्निकल ग्लिच की वजह से वो वापस नहीं आया पॉइंट, और एक ही लाइन पर एक के पीछे एक दो ट्रेनें भेज दी, मान लो यहाँ से एक ट्रेन गुजरी और वो आगे जाके स्टेशन पर खड़ी हो गई। ठीक है, यहाँ पर। और जब तक ये स्टेशन, और इसको आइडियली वापस नीचे आ जाना था ताकि दूसरी ट्रेन सीधी निकल जाती, और नहीं आया। उड़ीसा में, बालेश्वर में यही घटना हुई। और दूसरी ट्रेन भी पीछे से गई और भिड़ गई। अब इसमें उसकी ड्राइवर की क्या गलती है? ड्राइवर का काम है इंजन को चलाना, लोकोमोटिव को चलाना। ट्रेन कहाँ जाएगी ये ड्राइवर के हाथ में नहीं होता है। इस बात को जान लेना। रेलवे में ट्रेन देहरादून से दिल्ली जाएगी या नहीं जाएगी, इसमें ड्राइवर का कोई कंट्रोल नहीं है। ड्राइवर का कंट्रोल है सिग्नल को देखो और इंजन को ऑपरेट करो। तुम्हें कहाँ जाना है वो रेलवे तय कर लेगा। ये होता है। वो कौन से प्लेटफॉर्म पर जाएंगे, वो कहाँ खड़े होंगे, उनको सिग्नल कब मिलेगा, ये सब अलग चीजें हैं। ड्राइवर का इससे कोई लेना देना नहीं है। मगर क्योंकि आप तो बॉस थे और आपको किसी को सजा देनी थी, आपने बहुत सिंपल सा मान लिया ट्रेन का भिड़ंत हुई है, ड्राइवर को सजा दे दो। तो मूर्ख कौन कहलाएगा, ड्राइवर या आप? तो इसके लिए एथिक्स पढ़ना जरूरी है। सिविल सर्विसेज में एथिक्स एंड इंटेग्रिटी बहुत काम का सब्जेक्ट है। आपके एक एक डिसीजन से सामने वाले की रोजी रोटी पर इम्पेक्ट पड़ जाता है। आपके पास एक बहुत बड़ी पावर आ जाती है, वो है किसी को सस्पेंड करने की, किसी का टर्मिनेशन के लिए रिकमेंडेशन भेजने की। रिकमेंड कर देते हैं कि इनको टर्मिनेट कर दिया जाए, इनकी सर्विसेज को टर्मिनेट कर दिया जाए। और अगर वो सही पाया गया तो इंसान की सेवाएं बर्खास्त हो जाती हैं, उसे नौकरी से बाहर निकाल दिया जाता है। ऐसे में अफसर का ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या सही और क्या गलत है। इसलिए एथिक्स की समझ यूपीएससी आपसे एक्सपेक्ट करता है। वो अलग बात है कि बड़े बड़े अनएथिकल लोग सेवा में हैं, वो बच के निकल गए। एक बार एक लड़का आईपीएस में सेलेक्ट हो गया, उसको आईएएस बनना था, वो आईपीएस बन गया। आईपीएस देखो बनना तो बहुत कम लोग चाहते हैं, जितने बन जाते हैं। बनना तो सब आईएएस ही चाहते हैं। आप किसी भी आईपीएस से मिलना, आपको शायद 10% लोग ऐसे मिलेंगे जो आईपीएस ही बनना चाह रहे थे।
अन्यथा वो बनना आईएएस चाह रहे थे, नंबर क्योंकि उनके कमाए इसलिए वो आईपीएस बन गए हैं। अब ये भाई साहब आईपीएस बन गए, इन्होंने अपना नेक्स्ट अटेम्प्ट दिया आईएएस के लिए। नेक्स्ट अटेम्प्ट में वो ब्लूटूथ के माध्यम से चीटिंग करते पकड़े गए। कोचिंग का मालिक जेल गया, ये भाई साहब खुद जेल गए और इनकी पत्नी भी जेल गई। अच्छा, ब्याह के लाए दूसरे की लड़की को, उसे भी जेल में पहुंचवा दिया, क्योंकि पत्नी भी चाह रही थी उसका पति कलेक्टर हो जाए। वो भी पूरे दम झोंक दी थी उन्होंने उसके आईएएस बनने में। तो वो और कोचिंग संचालक दोनों लोग मिलकर के ब्लूटूथ के माध्यम से, जैसे चिट्टी वाली मूवी नहीं थी रोबोट, उसमें वो आगे से ऐश्वर्या राय को चीटिंग करा रहे थे गार्डन में बैठ के, वैसे ही चीटिंग। हाँ, जो भी वो थी भी तो साउथ की फिल्म है ना, वो नेक्स्ट लेवल बनाते हैं। ये रियल लाइफ में इतना नहीं हो पाता है। एनीवे, वो तीनों लोग जेल गए। मजे की बात ये देखिए कि जिस अटेम्प्ट में आईपीएस सेलेक्ट हुए थे ना, उस साल उनके एथिक्स एंड इंटेग्रिटी में देश में सबसे ज्यादा नंबर आए थे। इंडिविजुअल जो मार्कशीट आती है उसमें उस लड़के को सबसे ज्यादा नंबर मिले थे। हाँ, कुछ ही साल हुए हैं, कुछ साल हुए हैं। और अभी आजकल एक केस चल रहा है, वो तो हवाएं उड़ा दी हैं। यूपीएससी के चेयरमैन ने इस्तीफा दे दिया अचानक से, जबकि उनका 5 साल का कार्यकाल बचा हुआ था। ऑल दीज थिंग्स रिवॉल्व अराउंड योर एथिक्स। आप में उस वो जो जो सोशल स्टैंडर्ड्स है उसकी कितनी समझ है। आप खुद सोचो ना, एक इंसान चीटिंग करता हुआ एक एग्जाम क्वालिफाई करता है, कलेक्टर बनता है, आपको लगता है वो कभी वो न्याय कर पाएगा? कभी न्याय कर पाएगा? भाई एक यूपी में एक जिला है, मैं नाम नहीं लूंगा अब, क्योंकि ये सब सब जगह सुना जाता है, कोई हो सकता है उसी जिले का हो, उसे बुरा लग सकता है। यूपी में एक जिले में एक रेप केस हुआ, ठीक है, और उस समय कोरोना काल चल रहा था। तो जिलाधिकारी को बोला गया, डीएम साहब को बोला गया कि आप मौके पर जाइए और उसका लड़की का क्रिमेशन वगैरह करवाओ, सब कुछ करवाओ। तो गए वहां पर, और पैसा दिया जाता है थोड़ा ना, तो अब दुर्घटना में मर गई है वो बच्ची, उसको पैसा दो, कुछ 2-5 लाख रुपए की मेरे ख्याल चेक थी। तो डीएम साहब ने उसके पिता को पैसा दिया, तो पिताजी उसके रोने लगे। लड़की तो मरी गई थी, उनकी बलात्कार हुआ था। तो उन्होंने कहा रो मत, ये तो सरकार तुम्हारे संग खड़ी है। अब तुम खुद सोचो, तुम्हारी लड़की कोरोना में मरती तो क्या उसे पैसा मिलता? बलात्कार से मरी, देखो 5 लाख रुपए सरकार तुम्हें दे रही है। जिलाधिकारी की सोच है, हम मर जाएंगे, हम ऐसी शब्द कभी किसी से नहीं कह सकते, वहीं के वहीं भगवान हमें उठा ले। मैं तो ये बात कहूंगा, ऐसे शब्द किसी लड़की मर गई, बलात्कार से मर गई, उसके पिताजी से हम ये शब्द कह दें कि तुम कोरोना से मरती तो पैसा नहीं मिलता, अरे ये कोई होड़ है, ये ओलंपिक का मेडल है? क्या बात है भैया। तो आपको डीएम किसने बनाया? इससे पता चलता है सोच यहाँ पे क्या है। और इतनी गंभीर बात जो कह सकता है, वो सोचो वो कितना और गंभीर सोच सकता है। आप बहुत कुछ सोचते हैं, कहते उसका कुछ ही परसेंट है, क्योंकि आप जानते हैं कि उसका क्या अंजाम भुगतना पड़ सकता है। दिमाग में तो हमारे बहुत सी बातें पूरे दिन क्या क्या आता रहता है। मैं भी चाहता हूँ अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाऊं, बन तो जाऊंगा नहीं बाइडन के हटने के बाद से। हमें अपनी लिमिट मालूम है। मगर जिस इंसान की बोलने की लिमिट इतनी आगे तक की है, उसकी सोचने की तो सोचो, वो तो कहाँ तक सोचता होगा? पूरी दुनिया से बाहर का सोचता होगा वो। ऐसे लोगों से हमें बचना चाहिए। इसीलिए मैं कभी कहता हूँ कि हम जब हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते हैं ना, तो हम पढ़ते हैं कंपटीशन को क्रैक करने के लिए। मैंने पिछली बार भी जब एथिक्स पढ़ाया, मैंने सभी से कहा कंपटीशन को क्रैक करने की बजाय आप अपने आप को थोड़ा सा और ज्यादा जैसे ना अपने अपने आप को तराशने के लिए इस सब्जेक्ट को पढ़ना। देखो आपके बस का अभी तो ये नहीं है कि अभी आप फिलोसफी लेकर के बैठ जाओ, इतना टाइम आपकी जिंदगी में नहीं है। सीधी सी बात समझो कि आप वेस्टर्न थिंकर्स को और इंडियन थिंकर्स को पढ़ने बैठ गए और आप फिलोसफी पढ़ने बैठ गए। आपको एक कंसाइज वे में 30-35 क्लास लगेंगी इसको कंप्लीट कराने में। मगर आपने अगर ये सब जान लिया, मैं आपको रिटर्न गारंटी दे सकता हूँ, रिटर्न गारंटी दे सकता हूँ, आपका एथिक्स का सवाल नहीं छूटेगा। पिछली बार इंटरनल सिक्योरिटी मेरे बैच में एक लड़का पढ़ा था, उसने अभी मेंस दिया था। बोला 3 सवाल आए थे,
तीनों मेरे क्लास नोट से डायरेक्ट आ रहे थे। तो बात मेरे पढ़ाने में कुछ नहीं है, बात ये है केवल कि जो सिलेबस है उसको मैंने कंप्लीट करा दिया था। आप कोई नोट्स से पेपर में तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपने उसका सिलेबस के अकॉर्डिंग उन नोट्स को तैयार किया होगा। अब ये एब्सर्ड वे में बना लोगे नोट्स को तो कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है ना। तो हम लोग अब थोड़ा सा आज लिख लेते हैं, और फिर जैसे जैसे टॉपिक सामने आएंगे फिर हम वैसे वैसे करते चलेंगे। देखो ये टॉप प्रायोरिटी सब्जेक्ट है। इसको देखो मैंने कहा ना स्टैंड अलोन है। बाकी GS1 में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, GS2 में, GS4 में केवल एथिक्स ही होता है। और एथिक्स में आपको क्योंकि केवल और केवल इसी का ही सहारा है, इसलिए थोड़ा मेहनत से पढ़ लेना। हेडिंग डालिए, चैप्टर की हेडिंग है अंडरस्टैंडिंग एथिक्स। अंडरस्टैंडिंग एथिक्स, इट इज द चैप्टर नंबर 1, अंडरस्टैंडिंग एथिक्स। आप लोग एक काम करना घर पर जा करके कि एथिक्स एंड इंटेग्रिटी का पूरा सिलेबस एक कागज पर नोट कर लेना, टिक लगाते जाना। भाई आपको भी तो ये पता चले कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो सही पढ़ा रहा हूँ या नहीं पढ़ा रहा हूँ। सिलेबस तो आपके पास होना चाहिए ना। इसको हम बोलते हैं ओम्बड्समैन सिस्टम, लोकपाल। हर किसी के ऊपर एक नजर बनी होनी चाहिए जरूरी। अच्छा लिखे हैं, उससे पहले एक बात बताओ। हमने ये देखा, आपने जरूर देखा होगा कि बहुत बदमाश किस्म का इंसान, उल्टे उल्टे काम करने वाला, उस पर बड़ा पैसा है, बहुत अमीर है। उसके यहाँ नौकर चाकर हैं, उस पर बड़ी बड़ी गाड़ियां जो बाजार में अवेलेबल हैं, बहुत बड़ा घर है, गार्डन है। और आप सही रास्ते पर चल रहे हैं और आपके यहाँ कुछ भी नहीं है। तुम घर में पैर रखते हो घर खत्म हो जाता है, उतनी जगह है हमारे घर में, है मुन्ना भाई के कमरे जैसा है। फिर हम क्या करें। तो हम अच्छे बने ही क्यों, अगर वो अच्छाई से मुझे कुछ हासिल नहीं हो रहा, अगर मैं गाड़ी नहीं खरीद पा रहा, अगर मैं विदेश में छुट्टियां नहीं मना पा रहा, अगर मैं अपने मनपसंद की लड़की से या लड़के से शादी नहीं कर पा रहा, अगर मेरे पास बहुत अच्छी सुख सुविधाएं नहीं है, बैंक में खूब पैसा नहीं है, तो मैं क्यों अच्छा बनूं, बुरा ही ना बन जाऊं। क्योंकि जो बुरे हैं उन पे तो सब कुछ है। अब बताओ क्या कहते हो आप। हैं। क्या यस। तुम यस बोलो के आओगे मेंस के आंसर में, ऐसे ही बना देना यस, फिर नंबर भी आ जाएंगे यस। हाँ हाँ हाँ। आप ये कह रहे हैं कि जो मेटीरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू है लाइफ के लिए वो ज्यादा सस्टेनेबल नहीं है, मतलब हमें थोड़ा स्पिरिचुअल हो जाना चाहिए। हैप्पीनेस हो, सेटिस्फेक्शन हो, दूसरों की मदद करें तो सेटिस्फेक्शन मिले। भाई हमने अपना पैसा कमाया और उस पैसे से हमने थोड़ा सा एक शेयर निकाला और गरीबों को खाना खिला दिया, बहुत सेटिस्फेक्शन मिल गया भाई। किसी ठंड में इंसान को हमने कंबल दे दिया, वो आराम से चैन से सो गया। मगर प्रॉब्लम जानते हो कहाँ आती है। हम गरीब को खाना इसलिए नहीं खिलाते हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है। हाँ यस, हमें मोक्ष चाहिए, हमें मोक्ष चाहिए। ठीक है, ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। हम किसी को ठंड में कंबल इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जब हम भगवान के घर जाएंगे तो भगवान हमें बैकुंठ में स्थान दें, बस हम यही चाह रहे हैं। भूखे को खाना इसलिए दे रहे हैं। हाँ एथीस्ट, तो एथीस्ट से उसका पॉइंट ऑफ व्यू पूछो। देखो ऐसा है, अब मैं एथीज्म को बीच में नहीं इसलिए लाना चाह रहा। एथीज्म थोड़ा सा ना फिर एक पॉइंट के बाद आके कंफ्यूजिंग हो जाता है, वो खुद ही वो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा। पिछली बार क्लास में भी मेरे एक दो बच्चे थे जिन्होंने ये वाली बात कही थी। देखो आप एथीस्ट हो इसमें कोई बुराई नहीं है, आप भगवान में या परम सत्ता में विश्वास नहीं करते इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है आप नहीं मानते। मगर आपको ये तो मानना पड़ेगा कि आप प्लेनी पोटेंशियरी नहीं है। प्लेनी पोटेंशियरी मतलब समझते हैं ना, सर्वशक्तिमान आप नहीं। कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो चीजों को डिसाइड करता है। क्योंकि अगर आप एथीस्ट हैं, भगवान नहीं है, और आप कहते हैं कि अगर जैसे मेहनत ही सब कुछ है, तो क्यों ऐसा नहीं होता कि बहुत मेहनत करने वाला इंसान IAS बन जाता है।
क्यों नहीं बन पा रहा है? क्योंकि केवल एक ही फैक्टर नहीं है जो उस दिशा में काम कर रहा है। देर आर सो मेनी फैक्टर्स। आप बहुत सी मेहनत करना और आप देखना कि जो क्वेश्चन आपके सामने आया वो आप नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। और जो चीजें आपने छोड़ दी थी ना, समय का अभाव देखते हुए कि अरे यार इसको मैं, उससे रिलेटेड सवाल आपके एग्जाम में आ गया। कभी ऐसा आपके साथ हुआ है? आपने एग्जाम पता नहीं अभी उत्तर दिए हैं कि नहीं दिए हैं, मगर आप जो चीजें छोड़ के गए थे ना, वो पन्ना खोलते ही सवाल आ गया लो सामने। फिर आप अपनी किस्मत को धिक्कारते हैं कि हे भगवान, ये मैं ही था क्या इसके लिए? अब मेरे मुंह से तो निकलता है हे भगवान, क्योंकि मैं तो मानता हूं, ठीक है। मगर जो नहीं मानता, वो किसके पास जाए शिकायत करने? फिर वो अपने आप से ही शिकायत करेगा, क्योंकि वो तो अपना जिम्मेदार खुद ही है, ठीक है ना। देखो ऐसा है, हमेशा इस बात को मानना, हमारे यहाँ जो सगुण भक्ति भी, जो सगुण और निर्गुण भक्ति, दो तरीके की भक्ति बताई गई है ना, सगुण भक्ति के अंदर भी निर्गुण भक्ति का एग्जाम्पल गोसाई तुलसीदास ने कहा है। इसका मतलब है कि वो भी ये मानते हैं कि हमने भगवान को जिस तरीके से सोचा हुआ है, संभवतः भगवान वैसे नहीं दिखते होंगे, मगर हमने किसी को एक इसलिए पॉइंट मान लिया है। जैसे ऑक्सीजन तो देखो सब जगह है, मैं सांस ले रहा हूँ, आप सांस ले रहे हो, मगर जब हम बीमार पड़ते हैं ना, तो हमारे मुंह में ऑक्सीजन लगाई जाती है। क्यों नहीं हम सांस तब भी ले लेते हैं? हमने आस्था का केंद्र कोई भी, मंदिर मस्जिद गिरजाघर जो भी कुछ है, जो भी आप मानते हो, वो इसलिए बनाया है क्योंकि जब भी हम डाउन फील करें, जब भी हमें लगे कि चीजें हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो रही हैं, या वैसे भी अदरवाइज भी लाइफ में, हम उस जगह जाएं और हम थोड़ा सा पॉजिटिव फील करें। बस इतनी सी बात है। भगवान को मानना या ना मानना ये कोई बहुत बड़ा चर्चा का विषय नहीं है कि भगवान होते हैं कि नहीं होते हैं, अब आप इसी को लेकर के बैठ जाओ। ये तो लाइफ का एक बहुत छोटी सी पार्ट है। मान लो तो भी भला है, और नहीं मानो तो भी भला है। ऐसा कुछ आप किसी को देखो, है ना, किसी के खेत में भैंस तो छोड़ नहीं दी तुमने कि तुमने कह दिया भगवान नहीं होते हैं, तुम नुकसान करते हो, तुम अपनी लाइफ जी रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अनलेस एंड अनटिल आप दूसरे के लिए कुछ मुश्किल खड़ी करने लग जाए, तो वाली बात है। जब मैंने आपसे सवाल ये पूछा, तो उन्होंने जवाब दिया कि केवल मेटेरियलिज्म से ही सब कुछ नहीं होता है, गाड़ी बंगला नौकर चाकरी सब कुछ नहीं है, उसके बाद भी कुछ है। उसके बाद क्या है? तो इमैनुअल कांट एक फ्रांस के बहुत बड़े वो हुए, फिलोसोफर हुए, ज्योग्राफी में भी इमैनुअल कांट का नाम आता है। उन्होंने ये कहा कि उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया समम बोनम का। समम बोनम माने अल्टीमेट ब्लिस, वो खुशी जिसके बाद अब और कोई खुशी उसके सामने फीकी है, इतनी बड़ी खुशी, समम बोनम हासिल होता है। समम बोनम कैसे हासिल होगा? उसके लिए उन्होंने तीन बातें बोली। एक तो फ्रीडम ऑफ विल, विल माने इच्छा, मैं क्या करना चाह रहा हूं मैं अपने मर्जी से करूं, ठीक है ना। जो स्लेव है, जो किसी का दास है, वो अपनी मर्जी से काम नहीं करता है, उसको तो उसके मास्टर ने जैसा बोला करने को वो वैसा कर रहा है। अभी वो कुछ गलत कर रहा है तो उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, बिकॉज वो तो इंस्लेव्ड है ना। तो फ्रीडम ऑफ विल चाहिए। दूसरी बात, हमें ये मानना पड़ेगा कि हमारी जो सोल है वो इटरनल है, इटरनल है। ये बात बहुत बाद में कही, उससे पहले गीता में कह दी गई थी, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नयनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः। हमारी जो आत्मा है ना, उसे कोई शस्त्र काट नहीं सकता, उसे कोई आग जला नहीं सकती, उसे कोई पानी भिगो नहीं सकता, उसको कोई वायु सुखा नहीं सकती। हमारे जो अंदर जो प्राण है, जो आत्मा है, हमारा शरीर तो जल जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए कहा गया है कि हाड़ जले तेरी जैसे लकड़ी, केश जले जैसे घासा। जैसे घास, सूखी घास में आग लगा दी, ऐसे बाल जल जाता है इंसान का। सोने जैसी काया जल गई, जिम जाते हैं, 4-4 हजार रुपया खर्च कर रहे हैं, डिब्बे पी जाए पूरे पूरे, सोने जैसी काया जल गई, कोई ना आया पासा, कोई नहीं आता नजदीक। तो जब लपट निकलती है ना आग की, सब दूर हट जाते हैं, इतनी गर्मी होती है उस स्थान पर, जमीन तक तपने लगती है, कोई नंगे पैर जा नहीं सकता है। वो आग निकलती है, 3 कुंटल लकड़ी जलती है, एक इंसान भस्म हो जाता है।
और जरा से कलश में हो जाता है। ठीक है ना, 100 किलो का आदमी 2 कलश में आ गया, वो वाली बात होती है। किंतु हमारी आत्मा कभी ना मरने वाली है, यही वाली बात इमैनुअल कांट ने कही। इमैनुअल कांट ने कहा कि आप जो काम करें अपनी इच्छा से करें, आपको फ्रीडम होनी चाहिए। दूसरी बात, आपको ये मानना चाहिए कि आपकी जो सोल है वो इटर्नल है। और तीसरा, फिर इमैनुअल कांट ने कहा फेथ इन गॉड, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, किसी ना किसी दिन न्याय जरूर होगा, फेथ जरूर होना चाहिए। फेथ का मतलब होता है जहां पर क्वेश्चन की कोई जगह नहीं होती है। बिलीव में क्वेश्चन आप कर सकते हो, मगर जब फेथ होता है ना, आस्था जब हो जाती है, आस्था पे सवाल नहीं होता, आस्था पे कभी उंगली नहीं उठती है। ये इमैनुअल कांट ने 3 चीजें मानी है। अगर इन 3 में से, मैं लिखवा दूंगा, चिंता मत करें, अगर इन 3 चीज में से कुछ भी डगमगाया तो आपकी जो कुर्सी है वो गिर जाएगी। ट्राई साइकिल समझ लें, ये ट्राई साइकिल है 3 पहिए वाली जिसपे बच्चा बैठ के चल रहा है, उसका एक भी पहिया गया तो वो साइकिल डिसबैलेंस हो जाएगी। इस बात को मानना पड़ेगा। ठीक है, 7 बजे तक है ना समय मेरा? ओके, लिखो जरा, डेफिनेशन लिखो भाई। क्यों, एक ही घंटे की क्लास है क्या? मैंने तो फिर पढ़ाते ही रहूंगा मैं, एक एक घंटा करके रोज ऐसे करके। इतना सिलेबस खत्म कराना है? 6:30 5:30 बजे से क्लास चालू हुई तो उंगली पे गिनो कितना हुआ, 1.5 घंटा, आधा आधा घंटा करके गिनो। हाँ, फिर सी सेट में कैसे गिनते हो? आपकी बार जब सी सेट का पेपर हुआ, एक बार, इस बार जो आईएएस का पेपर था ना, कितनी 16 तारीख को था, 16 जून। बहुत गर्मी भरा दिन था यार, देश भर में विकट गर्मी पड़ रही थी उस दिन। और भगवान की दया से अब हमारे यहाँ बिल्कुल पेड़ कट चुके हैं, पेड़ों का नामो निशान मिटा दिया है, थैंक्स टू आवर गवर्नमेंट। उन्होंने एकाएक पेड़ चुन चुन के काट डाला है। बच्चों को सी सेट से पहले छाया का तिनका भी नसीब नहीं हुआ कि वो जान लें कि छाया दिखती कैसी है। वो धूप में ही खड़े थे, 3 घंटे का ब्रेक। अब पुलिस उनकी फ्रिस्किंग करती है, जगह जगह पड़ते हैं, बहुत सेंटर होते हैं, 18-20 सेंटर होते हैं। फ्रिस्किंग ऐसी कर रहे थे जैसे आतंकी हमला होने वाला है, बॉम्ब डिटेक्टर से चेक कर रहे थे, बताओ बच्चों को। गजब है। ठीक है, लिखो भाई, ethics may be defined as the ethics may be defined as the systematic study of। ये ऑनलाइन में जो लोग हैं, आपको किसी बात पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? और आप में से अगर कोई एथीस्ट हो तो मुझे बता दे। जब हम लोग आगे करेंगे ना, अभी इसमें देखना, गीता भी पढ़ना पड़ेगा, निष्काम कर्मयोग पढ़ना पड़ेगा, जो गीता में 11वें अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था। अर्जुन बड़ा परेशान हो गया। अर्जुन बोला, अरे पार्थ सारथी, आप ये मुझे कहाँ लेकर आ गए, दोनों तरफ से लोग लड़ रहे हैं, खून ही खून है। वो बोला कि ये अपने भाई हैं सारे, इनको मैं कैसे मारूं? उन्होंने, भाई आई कुछ नहीं है, तुम इन्हें नहीं मारोगे तुम्हें मार देंगे, सीधी सी बात है। देखो, जिस समय तक काम आपने चालू नहीं किया है ना, तभी तक घबराना चाहिए। एक बार काम चालू हो गया फिर घबराने का कोई मतलब नहीं है, फिर घबराओगे तो काम बिगाड़ लोगे अपना। ठीक है, अभी आईएएस की तैयारी करनी है, नहीं करनी है, जब तक नहीं की थी शुरू, तभी तक घबरा लेते जितना घबराना था, अब तो शुरू कर दी है, अब तो फीस भी पे हो गई है, अब क्या घबराना? अब लोग घबराते ही रहते हैं बिना मतलब में बैठे। अब पढ़ो, अब वो सब नॉनसेंस काम छोड़ो। लिखो, एथिक्स में भी डिफाइंड एज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन एक्शंस, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन एक्शंस from the point of view from the point of view of their rightfulness and wrongfulness, from the point of view of their rightfulness and wrongfulness, comma, as means for the attainment of, as means for the attainment of summum bonum, as means for the attainment of the summum bonum, the summum bonum, that is the ultimate bliss,
दैट इज द अल्टीमेट ब्लिस, द अल्टीमेट ब्लिस। देखो, कोई भी खुशी, मैं आपको बताऊं, क्योंकि हम लोग समम बोनम इसलिए समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमने अभी तक वो उतनी बड़ी खुशी कभी हासिल नहीं की है। हमारे लिए खुशी का क्या मतलब होता है? हम अपने परिवारजनों से मिल लें बहुत समय के बाद, साल 1.5 साल के बाद हम अपनी माँ से मिल लें, हमें लगता है वो बहुत बड़ी खुशी होगी। ठीक है। या हमारा मनपसंद खाना हमें अचानक से, हम बिना प्रयास के ही सामने कोई ला कर रख दे, जो मेरी जो फेवरेट डिश है वो ला करके रख दे। या मैं जो करियर अपने लिए ऑप्ट करना चाह रहा था, आप आईएएस बनना चाह रहे थे, आप फर्स्ट अटेम्प्ट में आईएएस बन गए, 22-23 साल की उम्र में आप कलेक्टर साहब हो गए। हम लोग ये सोचते हैं, मगर जिसने वो सब अचीव कर लिया, क्या वो खुश है? आईएएस बनना या फौज में जाना, कैप्टन वगैरह बनना, एनडीए का पेपर निकालना, मेडल लेना, ये इस देश में बहुत लोगों का सपना है। विदेश जाकर के पढ़ना, कैम्ब्रिज से पीएचडी करना, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना, नासा जाके स्पेस टेक्नोलॉजी की पढ़ाई करना। मगर जो लोग वो काम कर रहे हैं या कर चुके हैं, क्या वो पूर्णतः खुश हैं? 100%। ये एक सवाल सोचना चाहिए। इसीलिए मैं ये बात उन लोगों के लिए जरूर कहता हूँ जो छोटी छोटी बातों पर जिनके थॉट्स सुसाइडल हो जाते हैं। मेरा आईआईटी नहीं निकल रहा, मैं पंखे से लटक के मर जाता हूँ। अरे तुम आईआईटी के डायरेक्टर भी बन जाओगे ना, तो तुम क्या कर लोगे? रिटायर हो जाओगे 65 साल की उम्र पा करके, हट जाओगे बस। तब भी भगवान ने तुम्हें 25-30 साल और दिए हुए होंगे। 100 साल की अगर मैं उम्र मान के चलूं तो लोग अपने आप को खत्म करने पर आमादा रहते हैं, उल्टे उल्टे काम करते हैं। छोटी छोटी बातों पर उनके हाथ में पसीना आ जाता है, वो एकदम नर्वस हो जाते हैं, बेहोश होके गिर पड़ते हैं। अरे भाई, लाइफ को थोड़ा लाइफ की तरीके से लो। इतना भी क्या, प्रिंसिपल ने बुलाया, स्कूल में बच्चे ऐसे घबरा जाते हैं, प्रिंसिपल ने बुलाया, अरे प्रिंसिपल ना हुआ कौन हो गया, 30 मार खान। अब मुझे तो तब भी नहीं लगा यार, ऐसे ही बोलूं। 6 साल में 5 प्रिंसिपल देखे सरकारी स्कूल का, और एक से एक धर्म धुरंधर आते थे हमारे यहाँ। कभी नहीं लगा, ऐसा कभी नहीं लगा, बेकार की बात है। बच्चे घबरा जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। थोड़ा क्या है, देखो, हमेशा ये देखना, जब भी आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आप परेशान हो रहे हो, आपको प्यास जरूर लग रही होगी, पानी पियो। आप बहुत छोटी छोटी बातों पर रोना आपको आ जाता है ना, एक बार ब्लड टेस्ट कराओ, हीमोग्लोबिन का लेवल चेक कराओ। बहुत जल्दी घबरा जाते हो, कहीं एनेमिक तो नहीं हो, जरा चेक कराओ। ठीक है। अगर जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है ना, बिल्कुल ही सब बुरा ही बुरा हुए जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं उसका आपको रामबाण तरीका बताऊं। 10 बजे से 10 बजे के बाद आप जगना नहीं चाहिए। 10 बजे तक बिस्तर पर लेट जाओ, और सवेरे उठ जाओ 4:30 बजे के बाद, सोना नहीं है। आप 20 दिन ऐसा करके करके देख लो, आपकी अगर जिंदगी में बदलाव ना आने लगे तो आप मुझे बता देना। 10 बजे सो जाऊंगा और 4, 4:30 तक मैक्सिमम उठ जाऊंगा। ठीक है, तो बताना। और जो नींद होती है ना, आज आज सावन का पहला सोमवार है, पंडित जी ने हमको अपॉइंटमेंट, आजकल पंडित भी अपॉइंटमेंट देने लग गए हैं, है ना। पंडित ने हमें 5 बजे का सवेरे का अपॉइंटमेंट दिया था रुद्राभिषेक कराने के लिए, कि आ जाइएगा 5 बजे होगा, उसके बाद तो भीड़ हो जाती है। मैं ठीक है पंडित जी, आ जाएंगे। मैं 3 बजे उठ गया था आज। और व्रत का दिन है, व्रत में सोते नहीं है। ठीक है। और 3 बजे से लगातार जग रहा हूँ, अभी तक नींद नहीं आई है। आपको अगर मुझे देख के लग रहा होगा कि मैं स्लीपी लग रहा हूँ क्या, कभी नहीं होता ऐसा। आप अपने आप को जैसा बना लोगे, आप वैसा बन जाओगे। मस्त रहो, मौज करो, टेंशन नहीं लेनी। और अगर आप इस बात को मान जाओगे ना, 3-4 लीटर पानी पी डालो एक दिन में, अपने खाना कम खाना है, लिमिटेड रहना है, और सही समय पे सोना है, 6-7 घंटा सो जाएंगे,
आप देखना आपकी जिंदगी की कितनी चुनौतियां तो ऐसे ही हल हो जाएंगी, क्योंकि आपको समझ में आने लगेगा। जब बुद्धि काम करना बंद कर देती है ना, तब इंसान अविवेकी हो जाता है, पागलों जैसा काम करने लगता है उल्टे सीधे। हाँ जी। समम बोनम, समम बोनम पर्सन टू पर्सन वेरी कर करेगा, यस करेगा। मगर समम बोनम असल में क्या चीज है, ये बात थोड़ी सी समझ नहीं आ रही है। समम बोनम कहा किसे गया है? कोई मुझसे कहते हैं समम बोनम का एग्जाम्पल बताओ, तो मेरे पास कोई एग्जाम्पल नहीं है। कांट पे भी नहीं था, कांट पे भी नहीं था। समम बोनम को मैं एक नजरिए से, अब मुझे नहीं पता वो कितना सही होगा, कांट ने क्या सोचा होगा, ये तो फिलोसफी के बहुत प्रकांड विद्वान बताएं। हिंदू माइथोलॉजी में एक बात कही जाती है कि अगर आप अपने, और बुद्धिज्म में भी, जैनिज्म में भी ये बात कही जाती है। जैनिज्म में उसी को कैवल्य कहा गया है। ठीक है। अगर मैं जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाऊं, तो मैं, मतलब मैं उस साइकिल से आउट हो गया, तो अब मेरी फाइनल जगह जो होगी, दैट विल बी माई रेस्टिंग प्लेस, भगवान के यहाँ, सेल्वेशन, बैकुंठ। ठीक है, मैं मुक्त हो गया, अब मुझे कुछ नहीं करना है। दैट विल बी माई समम बोना। क्योंकि आत्मा तो इटरनल है ना, तो जो चीज इटरनल है उसके लिए, देखो ऐसा होता है, मैं आपको यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बताऊं। कोई मरता है तो तुरंत आजकल लगे RIP लिख देते हैं उसके आगे, RIP लिख दिया। कोई मरा, तुरंत हमने 3 लेटर टाइप किए, हमें कुछ नहीं होता उससे, वो मरा के जिया, हमने RIP लिखा और हम मुक्ति पाए। ठीक है। RIP का कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको बताऊं, रेस्ट इन पीस। जब किसी व्यक्ति को दफनाया जाता है ना, तो उस व्यक्ति को परमानेंट इसलिए नहीं दफना दिया गया है कि अब हम भूल गए हैं, उसको कभी भूला नहीं जाता है। उसकी कब्र पर जाया जाता है, फूल चढ़ाए जाते हैं, क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि कयामत का एक दिन आएगा, एक दिन हिसाब होगा सबके कर्मों का, और उस दिन ये कब्र में से सब निकल कर आएंगे बाहर, और फिर इनका हिसाब होगा सबका। हाँ, अब्राहमिक रिलीजन में। इसीलिए जो नॉन अब्राहमिक रिलीजन है उसमें अगर किसी की जान चली जाए, उसको RIP लिखना थोड़ा अनुचित है। क्योंकि जो वैदिक रिलीजन है उनमें व्यक्ति रेस्ट इन पीस नहीं कर रहा है, वो तो पंच तत्व में विलीन हो गया, खत्म। उसको जला दिया और उसको पानी में बहा दिया, अब वो गया। अब क्या होगा क्या नहीं होगा वो सेकंड वर्ल्ड जानेंगे। ठीक है ना। लाइफ बियॉन्ड लाइफ जिसे कहते हैं, आफ्टर लाइफ कहते हैं, आफ्टर लाइफ शुरू होती है। यहाँ पे लाइफ खत्म है, तो रेस्ट इन पीस रेस्ट कर ही नहीं रहे हैं, वो कहाँ है, वो खत्म। रेस्ट कर रहा है अब्राहमिक रिलीजन को मानने वाला व्यक्ति, वो कयामत के दिन तक रेस्ट करेगा, और उस दिन उसका हिसाब होगा। इसलिए कहते हैं ना, कयामत से डरो। या रोमांटिक फिल्मों में गाने होते हैं कि मैं तुमसे कयामत तक मोहब्बत करता रहूंगा। तो कयामत क्या है? कयामत वही है, वो एक दिन आएगा, हिसाब होगा, उस दिन मालूम चलेगा इनकी मोहब्बत कितनी असली थी कितनी नहीं थी। वही वाली बात है, सिंपल सी। ठीक है। तो समम बोनम क्या है? समम बोनम जितना मैं जानता हूँ, धर्म और मृत्यु के, जन्म और मृत्यु के इस कुचक्र से मैं फ्री हो जाऊं। देखो, अब मुझे तो ये पता नहीं आफ्टर लाइफ होती है कि नहीं होती है, कोई पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है। मगर इस बात में किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि आप जैसा दूसरे के साथ करेंगे वैसा आपके साथ होगा। ठीक है। आप दूसरे के साथ बुरा करेंगे, आपके साथ बुरा होने से कोई रोक नहीं सकता, कोई माई का लाल नहीं है जो आपका बुरा रोक पाए। बहुत सी बार हमें ये देखने को ऐसा मिलता है, किसी के साथ कुछ ऐसा घटना हो गई। अच्छा, एक बात कही जाती है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। देखो ऐसा है, तुम मेरी अगर तुम नहीं सुनोगे ना, ये विषय इतना गंभीर है कि तुम्हें बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, तुम्हें या किसी को भी, XYZ। जितनी देर में बोल रहा हूँ मेरी बात को, क्योंकि इसमें इतने सारे कॉन्सेप्ट एक साथ काम करेंगे, ये कुछ वैसे ही समझ लो टेलीफोन एक्सचेंज के तार की तरह है। गए हो कभी टेलीफोन एक्सचेंज में? एक तार भी इधर से उधर हो गया तो बात, आवाज आनी बंद हो जाती है। वो वाले मैटर हो जाएगा यहाँ पे तुम्हारे संग भी। ठीक है। देखो ऐसा है, हम कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है, यही तो बोलते हैं, है ना। अब रेल एक्सीडेंट हुआ, पटरी से वो आदमी अच्छा खासा अपने जगह से जगह जा रहा था, एक जगह से दूसरी जगह जा, मर गया वो। तो आप कहोगे जो होता है अच्छे के लिए होता है, बोलोगे आप? हाँ हाँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है, हम यही तो कहते हैं।
ये सब बातें कहाँ तक होती हैं? कोई एग्जाम में फेल हो गया, आप कहते हो अरे जो होता है अच्छे के लिए होता है, कुछ और भगवान ने तुम्हारे लिए सोचा होगा। और जो आदमी मर गया, आप उसके लिए और क्या सोचा होगा? वो तो खत्म हो गया ना। तो आप उससे बोल दोगे, या उसके परिवार वालों से, या कोई जैसे बॉर्डर पे शहीद हो गया, आप उसके घर गए और आपने उसकी विधवा से कहा, जो वीर नारी है, विडो है, अरे चिंता मत कर, जो होता है अच्छे के लिए होता है। आप अपनी हालत समझ रहे हैं क्या करेंगे उसके घर वाले आपके साथ? तो क्या होता है बेसिकली, हम लोग हम इस दुनिया को उतना ही जानते हैं जितना हम परसीव कर पा रहे हैं। हम अपनी 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रियों से जितना इस देश दुनिया को देख पा रहे हैं, हम केवल उतना ही जानते हैं। हमें उसके आसपास का कुछ भी पता नहीं। जबकि एक कॉस्मिक एनर्जी ऐसी है, सुपर पावर ऐसी है, या जैसे भगवान, अल्लाह, ईश्वर, परमेश्वर, कुछ भी कह दो, जैसे सब कुछ पता है। जैसे आपसे पहले का, आपका और आपके बाद का सब कुछ पता है, और उसने उस चीज को सेट किया हुआ है। मैं अक्सर कहता हूँ भाई, वो सुभाष चंद्र बोस जर्मनी गए और जर्मनी से वो खाली हाथ लौटे, उनको कुछ नहीं हासिल हुआ। फिर वो सिंगापुर गए, सिंगापुर में आजाद हिंद फौज बनी। फिर वो जापान गए, फिर जापान से उनका काम आगे बढ़ा। तो सिंगापुर गए, वो जर्मनी क्यों गए थे? जर्मनी में उनको उनकी पत्नी एमिली शेंकल मिली, वो लेडी मिली जर्मनी में जिससे उसकी शादी हुई। अब बताओ, सिंगापुर में आईएनए की स्थापना हुई थी, ठीक है? तो वो जर्मनी क्यों गए? जर्मनी में उनको वो महिला, वो जर्मनी जाते ही नहीं तो उन्हें एमिली शेंकल मिलती कैसे? लड़ लो तुम लोग आपस में, ठीक है? तो हमारा हमारा लाइफ पार्टनर, या हमारी ट्रांसपेरेंट पोस्टिंग्स, या हमारी डेथ, ये सब चीजें वो हैं जो हमें कहीं से कहीं लेकर के जाती हैं, और इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं। तो हमें ये तो मानना पड़ेगा ना कि कोई एक एजेंसी है, कोई अथॉरिटी है जो सब कुछ कंट्रोल कर रही है, ठीक है? तो जो हम थोड़ा बहुत जान पा रहे हैं, जितना हमें पता है, उसके बावजूद भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें पता नहीं है। तो इसी को स्यादवाद या अनेकांतवाद की थ्योरी कहा गया है, फिलोसफी ऑफ स्यादवाद। ये जैनिज्म में बहुत बड़ी थ्योरी है। 5 अंधे गए जंगल में, और उनके सामने एक हाथी आ गया। अब एक अंधे ने तो हाथी की सूंड पकड़ ली, दूसरे अंधे ने हाथी का पैर पकड़ लिया, किसी ने पूंछ पकड़ ली, किसी ने उसका कान पकड़ लिया। अब उनसे, अंधों से पूछा गया कि बताओ हाथी कैसा है? और जिसने सूंड पकड़ी थी उसने कहा कि तो सांप जैसा लग रहा है, अजगर जैसा लग रहा है। हाथी अजगर जैसा होता होगा वाला? जिसने पैर पकड़ा उसने कहा तो पेड़ के तने जैसा मालूम होता है। किसी ने, जिसने उसका कान पकड़ा वो कह रहा है पंखे जैसा है, हाथी पंखे जैसा है। मगर हम तो जितना देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, उतना ही तो समझ रहे हैं। उसके बाद तो हमें नहीं समझ में आ रहा है, जबकि हाथी तो बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा है उस जंगल में हाथी। वो तो हम देख नहीं पा रहे हैं। इसीलिए जब भी हम कोई चीज को सामने देखते हैं और हमें लगता है बहुत बुरा हुआ, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, तो वो केवल हमारी लिमिटेड नॉलेज के आधार पर होता है। एक छोटा बच्चा पैदा हुआ, उसके दिल में छेद है, और डॉक्टर ने कहा 1-2 घंटे रुकेगा और चला जाएगा। तो आप कहते हैं भगवान ने इसने जन्म ही क्यों लिया? मगर आप नहीं जानते ना कि पूरी जो जो गाथा है उसका क्या है। आप नहीं जानते, आपने केवल उस बच्चे को देखा, थोड़ी देर जिंदा देखा, फिर वो मर गया। और परिवार में बहुत शोक हुआ कि अभी नया बच्चा पैदा हुआ था, वो मर गया है। ऐसा ही होता है, क्योंकि आप हर चीज नहीं जानते। इसी चीज को मैं एथिक्स में कहता हूं, जब भी आप किसी को सजा देने चलें, तो आप इस बात को ध्यान रखना कि आप हर चीज नहीं जानते हैं। किसी इंसान ने कोई काम किया, उसने किन परिस्थितियों में किया, हो सकता है वो आपको जो बता रहा हो वो भी स्थितियां ना बनी हो। हर कोई हर बात कह नहीं पाता है, ठीक है ना? एक बार एक व्यक्ति ने एक लड़के को मार दिया और जेल गया, थोड़े दिनों में उसकी जमानत हो गई। और जमानत हो गई, उसके पिताजी ने देखा, अरे उसके पिताजी को तो ऐसा गुस्सा आया, उन्होंने उसको खत्म कर दिया। अब आप ये तो नहीं कह सकते कि उसने सही किया, उसने कानून हाथ में लिया।
मगर आपने उस बाप से पूछा जिसका लड़का, जवान लड़का मार दिया जेल में, और वो गया और वो उसको थोड़े दिन में फिर वो हो गई, बेल मिल गई। तो आप समझ रहे हैं उसके मन के हाल क्या हुआ। तब भी मैं ये नहीं कहूंगा कि उसने सही किया, मगर मन में तो मेरे कहीं ना कहीं विचार ऐसा आ रहा है कि हालात तो ऐसे बन गए थे। होता ही यही है। ठीक है। इसलिए इन सब चीजों को जरा ध्यान रखना, जैसे जैसे आता जाएगा मैं बताऊंगा। द वर्ड एथिक्स, लिखिए, द वर्ड एथिक्स is derived from the Greek adjective. The word ethics is derived from the Greek adjective. Adjective माने क्या होता है? विशेषण। Greek adjective ethica, ethica, ethica. Greek adjective ethica, which comes from the substantive ethos, which comes from the substantive ethos. Ethos. Ethos means customs, usages, or habits. Ethos means customs, usages, or habits. इसीलिए कहा गया है कि जो चीजें आपके कंट्रोल से बाहर हैं उनको लेकर के कभी शोक नहीं करना चाहिए, या उसको लेकर के कभी बहुत ज्यादा खुश भी नहीं होना चाहिए। जो चीज आपके हाथ में नहीं है, जो आपने नहीं किया है, वो बस होके मिल गया है, उसको उसको कभी भी अपने सिर पर सवार मत होने दो, अच्छा है या बुरा है। ठीक है। कि किसी कवि ने लिखा है, कर्तव्य न भूल सके अपना, समभाव हृदय को सिखलाएं, सुख में न कभी अभिमान करें, दुख में न दीनता दिखलाएं, मुख पर मीठी मुस्कान रहे, हे राम तुम्हारा ध्यान रहे, सत मर्यादा का ध्यान रहे, हे राम तुम्हारा ध्यान रहे। मुझे अपनी लिमिट्स हमेशा पता हूं। राम को आप मतलब, राम का मतलब है एक सुपर पावर। बस हमें ये मान के चलना है कि ये चीज हमारे हाथ में नहीं थी, हमें मिल गई है, अच्छी है तो भी ठीक है, थोड़ा बहुत खुश हो जाएंगे, मगर उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। हम सामने वाले कोई समझने लगा, रहे तो चलो 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 तुम आईएएस हो गया, सामने वाला कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। इस बात को ध्यान रखना। लोग जो घमंड का शिकार हो जाते हैं फिर वो नीचे गिरते हैं, उसका कारण यही है, क्योंकि वो जो चीजें उनके कंट्रोल में नहीं थी, और वो कभी उनके अगर फेवरेबल हो गई उनके लिए, तो बतवाले हो जाते हैं वो। और वही दूसरा पक्ष ये है कि कभी चीजें अनफेवरेबल हो गई तो वो इतने ज्यादा डाउन हो जाते हैं कि फिर वहां से उबर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उन सब चीजों को नहीं रखना चाहिए ज्यादा। लिखिए, ethos means customs, usages, or habits, full stop. Therefore, in simpler terms, therefore, in simpler terms, ethics is a system of moral principles. Therefore, in simpler terms, ethics is a system of moral principles, or a set of standards, or a set of standards that a society places, that a society places, a set of standards, principles, or a set of standards, principles. Ethics is a system of moral principles, or a set of standards, or a set of standards that a society places on itself, that a society places on itself, and which helps guide behavior, which helps guide behavior, comma, choices and actions, choices and actions. देखिए, all in all, नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखेंगे, all in all, ethics is a discipline, ethics is a discipline based on logical justification. Ethics is a discipline based on logical justification of human actions, logical justification of human actions. देखो, किसी व्यक्ति को मार देना, मैंने कहा, पाप है। किसी भी इंसान की हत्या करना पाप है, मगर एथिक्स में उसको कुछ केसेस में अलाउ किया गया है, जैसे फांसी की सजा दे देना। ठीक है ना।
जिसको कहा गया है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। जो लॉ ने सजा दी है उसका इंटेंशन करेक्ट था, दैट वाज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। और सजा जिस चैनल के थ्रू हुई है दैट वाज प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, प्रॉपर्ली सुना गया था उस विषय को, तभी तो फांसी हुई। अब फांसी हुई तो जल्लाद ने लिवर खींच दिया, लटक गया वो आदमी। तो अब उसको पाप हुआ कि नहीं हुआ वो तो भगवान जाने, मगर सोसाइटी की नजर में वो काम गलत नहीं है, तो उसको तो मारना ही सही था। समझ गए? तो इस लाइन को पढ़ो, एथिक्स इज अ डिसिप्लिन बेस्ड ऑन लॉजिकल जस्टिफिकेशन ऑफ ह्यूमन एक्शंस। समझ गए? इस लाइन को समझ गए? ठीक है, हेडिंग डालिए डिटर्मिनेशन ऑफ एथिक्स। डिटर्मिनेशन ऑफ एथिक्स लिखिए। determinants are the source from determinants are the source determinants are the source from which the ethical standard arises, from which the ethical standard arises। Okay, in the present era, in the present era, in the present era, ethical values and standards are ethical values and standards are elaborated by elaborated by following factors। फर्स्ट फैक्टर लिखिए, रिलीजन। रिलीजन, देखो इंडिया में जो वैदिक रिलीजन्स हैं, जिन वो रिलीजन जिनका पॉइंट ऑफ ओरिजिन इंडिया ही है, उसकी परिभाषा धर्म की, और वो रिलीजन जो बाहर से आए हैं उसकी परिभाषा धर्म की अलग अलग है। इस बात को ध्यान रखो। जब वैदिक रिलीजन में धर्म की बात आती है तो यहाँ पे धर्म का सीधा सा मतलब होता है ड्यूटी। ठीक है, आप डॉक्टर हैं, आपके पास मरीज आया है, उसका इलाज करना आपका धर्म है। जबकि ये बात किसी भी धार्मिक किताब में नहीं लिखी है कि चिकित्सक को मरीज का इलाज कर देना चाहिए। ऐसा किसी धर्म ग्रंथ में, किसी वेद वेदांत में नहीं लिखा हुआ है। अगर आप धर्म है, क्योंकि धर्म का सीधा सा मतलब ड्यूटी बताया गया है। और बहुत सी जगहों पर जो जो अब्राहमिक रिलीजन्स आए हैं उसमें जो रिलीजन है उसकी प्रॉपर डेफिनेशन है कि क्या क्या काम करना होगा उससे आप रिलीजियस कहलाएंगे, क्या क्या करना होगा जिससे नहीं कहलाएंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो आप रिलीजन हेडिंग डाल करके छोड़ दीजिए, और फिर मैं इसको डिटर्मिनेंट्स को फिर से शुरू करूंगा नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, नमस्कार। हाँ।